हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स, we know that large quantities of wastewater are generated every day in cities and towns. A major component of this wastewater is human excreta. This municipal wastewater is also called sewage. हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगरों और शहरों, सिटीज़ और टाउन से वेस्ट वाटर की एक बहुत बड़ी मात्रा जनरेट होती है। इस वेस्ट वाटर का एक मेजर कंपोनेंट है ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीट होने वाला वेस्ट मटेरियल। नगर के इस वेस्ट वाटर को ही हम सीवेज कहते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। इस सीवेज में बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, जो अधिकांशतः पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मीन्स होता है रोग उत्पन्न करने वाले। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली? आपको आश्चर्य होता होगा कि जो सीवेज वाटर है इसकी इतनी बड़ी मात्रा अथवा जो शहरों से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है उसको डेली कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है। This cannot be discharged into natural water bodies like rivers and streams directly. You can understand why. इससे नेचुरल वाटर बॉडीज जैसे रिवर हैं, झरने हैं, इनमें डायरेक्ट डिस्पोज नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है। और ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर रिवर में या स्ट्रीम्स में, दूसरी वाटर बॉडीज़ के अंदर इसको विदाउट ट्रीटमेंट के डायरेक्ट ही अगर नेचुरल वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो हमारी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो पॉल्यूटेड हो जाएंगी। Before disposal, hence sewage is treated in sewage treatment plant to make it less polluting. और इसे डिस्पोज करने से पहले, रिवर्स वगैरह में डिस्पोज करने से पहले इसको ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ताकि ये कम पॉल्यूटिंग हो सके, इसका पॉल्यूशन कम हो सके, या हम बोल सकते हैं कि ये पॉल्यूशन फ्री हो सके। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द heterotrophic microbes naturally present in the sewage. This treatment is carried out in two stages. Sewage treatment heterotrophic microbes की हेल्प से किया जाता है जो ऑलरेडी सीवेज के अंदर नेचुरल रूप से प्रेजेंट होते हैं। यह ट्रीटमेंट निम्नलिखित दो चरणों में, दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट। These treatment steps basically involve physical removal of particles large and small from the sewage through filtration and sedimentation. इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट, या जैसे हम प्राथमिक उपचार बोलते हैं। बेसिकली इस ट्रीटमेंट में, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट में जो लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सीवेज के अंदर, उनका फिजिकल रिमूवल किया जाता है। इसके लिए फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन मेथड का यूज करते हैं। These are removed in stages. Initially floating debris is removed by sequential filtration. इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। स्टार्टिंग में, आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को, जो भी डिब्रीज होता है, तैरता हुआ कूड़ा करकट जो रहता है, इससे सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की हेल्प से रिमूव किया जाता है। इनका फिल्ट्रेशन किया जाता है, इनको छाना जाता है। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से इस डिब्रीज को, यानी कि जो कूड़ा करकट होता है, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से अलग कर दिया जाता है। Then the grit, soil and small pebbles are removed by sedimentation. इसके बाद में जो ग्रिट रहता है, जैसे कि सॉइल है, ये छोटे पत्थर होते हैं, इनको सेडिमेंटेशन प्रोसेस से रिमूव किया जाता है। All solids that settle form the primary sludge and the supernatant forms the effluent. सभी ठोस जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं उनको हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं, वो प्राइमरी स्लज बनाते हैं। और सुपरनेटेंट जो ऊपर तैरता रहता है, जो ऊपर की तरफ रहता है, मतलब प्राइमरी स्लज के ऊपर जो मटेरियल तैरता है उसको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं। और ये क्या बनाता है, ये इफ्लुएंट्स बनाता है। द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और ये जो टैंक था जिसके अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट कराया जा रहा था,
वहाँ पर सेडिमेंटेशन प्रोसेस हुई, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से प्राइमरी स्लज जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गया है, सॉलिड सेटल डाउन हो गए हैं, और जो ऊपर का पार्ट है सुपरनेटेंट जो है जिसको हम इफ्लुएंट बोलते हैं, इस इफ्लुएंट को निकाला जाता है और प्राइमरी सेटलिंग टैंक से इसे निकाल करके सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसका कराया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट 2 स्टेजेस में किया जाता है, एक होता है फिल्ट्रेशन और एक होता है सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में जो बड़े फ्लोटिंग डिब्रीज होते हैं, कूड़ा करकट होता है तैरने वाला, उसको छान करके अलग किया जाता है। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है ये। इसके बाद में जो ग्रिट होता है जिसमें सॉइल और स्मॉल पेबल्स होते हैं, छोटे पत्थर होते हैं, इनको सेडिमेंटेशन से अलग किया जाता है। इन्हें एक टैंक में डाल दिया जाता है, सीवेज को एक टैंक में डाल देते हैं और इस टैंक में जो सॉलिड होता है, सॉलिड्स पार्टिकल्स जो रहते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जो प्राइमरी स्लज बनाते हैं, और इसके ऊपर जो तैरता हुआ सीवेज का पार्ट रहता है, वो सीवेज का वो पार्ट जो प्राइमरी स्लज के ऊपर रहता है उसको इफ्लुएंट कहा जाता है, और इफ्लुएंट को प्राइमरी सेटिंग टैंक से निकाल करके सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसका किया जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। The primary effluent is passed into large aeration tanks, figure 10.6, where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it. प्राइमरी इफ्लुएंट को बड़े बड़े लार्ज जो एरेशन टैंक रहते हैं, वायवीय टैंक रहते हैं, उसमें से पास किया जाता है, उसमें से गुजारा जाता है, जहाँ पर लगातार इन्हें यांत्रिक रूप से मैकेनिकली हिलाया जाता है और इसमें एयर को पंप किया जाता है। ये है फिगर 10.6 जिसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट को शो किया गया है। दिस अलाउज विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स, masses of bacteria associated with fungal filament to form mesh-like structure. इससे यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स जो हैं उनकी ग्रोथ फ्लॉक्स के फॉर्म में होती है, बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, विग्रस ग्रोथ होती है इन यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स की फ्लॉक्स में। और ये फ्लॉक्स क्या होते हैं? फ्लॉक्स बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के मासेस होते हैं जो फंगल फिलामेंट के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं और एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जाली जैसा स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the influent. जब ये ग्रोथ करते हैं, यहाँ पर ये जो फ्लॉक्स ग्रोथ करते हैं, तो ग्रोथ के दौरान ये माइक्रोब्स जो रहते हैं ये इफ्लुएंट में उपस्थित जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको कंज्यूम करते हैं। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट, और ये इफ्लुएंट की BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है, कम करने लगता है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने लगता है। BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. BOD ऑक्सीजन की वो अमाउंट होती है जो 1 लीटर वेस्ट वाटर के अंदर, 1 लीटर सीवेज के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो बैक्टीरिया कंज्यूम करता है। 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जितनी अमाउंट उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीवेज ट्रीटमेंट तब तक किया जाता है जब तक कि वहाँ पर BOD रिड्यूस्ड ना हो जाए। The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water, and thus indirectly BOD is a measure of the organic matter present in the water. वाटर के सैंपल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं या माइक्रोब्स जो रहते हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन के अपटेक का जो रेट रहता है उसका मेजरमेंट BOD के टेस्ट से किया जाता है। या हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली वाटर में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको मेजर करना ही BOD है। द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जब वेस्ट वाटर के अंदर, सीवेज के अंदर BOD ज़्यादा होगा, अधिक होगा, तो वो उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा, उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। Once the BOD of sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment.
एक बार सीवेज के अंदर या वेस्ट वाटर के अंदर बीओडी का परसेंटेज रिड्यूस्ड हो जाता है, सिग्निफिकेंटली ये रिड्यूस हो जाए, इसकी मात्रा घट जाए, तो इफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है, जहां पर फ्लॉक्स जो है इसे सेडिमेंट में परिवर्तित कर देते हैं, सेडिमेंट में चेंज कर देते हैं। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, और इस सेडिमेंट को एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum. यहाँ पर जो एक्टिवेटेड स्लज है इसके छोटे से पार्ट को फिर से एरियल टैंक में पंप करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि इससे पहले एरियल टैंक था जहाँ पर एयर को पास कराया जा रहा था और लगातार वहाँ पर इसको हिलाया जा रहा था, एजिटेशन हो रहा था, कंटिन्यूसली एयर को पास कर रहे थे और यांत्रिक रूप से उसको हिलाया जा रहा था। तो इसके जो एक्टिवेटेड स्लज होता है, इस स्लज के स्मॉल पार्ट को फिर से एरेशन टैंक में भेज दिया जाता है और वहाँ पर ये जो एक्टिवेटेड स्लज होता है वो इनोक्यूलम की तरह काम करता है। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट एरेशन टैंक में भेज दिया है और बाकी का जो बचा हुआ मेजर पार्ट रहता है स्लज का उसको एक लार्ज टैंक में भेजा जाता है और इस टैंक को एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स कहा जाता है। Here other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. इस टैंक के अंदर कुछ और टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो एनाएरोबिकली ग्रो करते हैं और ये एनाएरोबिकली ग्रो करने वाले बैक्टीरिया जो रहते हैं ये उन बैक्टीरिया और फंगाई को डाइजेस्ट कर लेते हैं जो स्लज में प्रेजेंट होते हैं। During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. These gases form biogas and can be used as source of energy as it is inflammable. और जब ये डाइजेस्ट करते हैं, कौन डाइजेस्ट कर रहा है? एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर एनएरोबिक बैक्टीरिया जो रहते हैं वो बैक्टीरिया स्लज में जो बैक्टीरिया और फंगाई पहले से प्रेजेंट होते हैं उनको ये डाइजेस्ट कर देते हैं और जब डाइजेशन होता है उस टाइम बैक्टीरिया कुछ गैसेस का मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं। इसमें मेनली कौन कौन सी गैसेस होती है? मीथेन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ये गैसेस क्या बनाती हैं? बायोगैस बनाती हैं। इसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ करते हैं जो कि क्या होती है? इनफ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील होती है। The effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies like rivers and stream. An aerial view of such a plant is shown in figure 10.7. और ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में जो इफ्लुएंट था उसको अब नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, रिवर के अंदर, स्ट्रीम के अंदर, नदियों में, झरनों में इसको क्या किया जाएगा? रिलीज कर दिया जाता है जो सीवेज ट्रीट हो चुका है। और इस प्लांट का व्यू हम फिगर 10.7 में देख सकते हैं। ये है फिगर 10.7 एरियल व्यू ऑफ अ सीवेज प्लांट। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को लगाया गया है। You can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe. आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार माइक्रोब्स पर डे पूरे विश्व में, विश्व भर में जो वेस्ट वाटर है या सीवेज है, वेस्ट वाटर के लाखों करोड़ों गैलन पानी के ट्रीटमेंट में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस मेथोडोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर मोर देन अ सेंचुरी नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के लगभग समस्त भागों में लगभग सदियों से, सेंचुरी से इसी मेथड का यूज होता आ रहा है। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। आज के दिन तक कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी, मनुष्य द्वारा तैयार की गई टेक्नोलॉजी जो कि सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हो, वो माइक्रोबियल ट्रीटमेंट के सामने टिक नहीं पाई है। यू आर अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटीज देन एवर बिफोर। आप जानते ही हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण, अर्बनाइजेशन के बढ़ने से पहले के कंपैरेटिवली, पहले की तुलना में सीवेज की एक बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाती है।
However, the number of sewage treatment plants has not increased enough to treat such large quantities. अतः सीवेज ट्रीटमेंट की इतनी बड़ी मात्रा को ट्रीट करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की संख्या जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ाई गई है. सो द अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू रिवर्स लीडिंग टू देयर पॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन वाटर बॉर्न डिसीजेज. जिस वजह से अनट्रीटेड सीवेज को डायरेक्टली नदियों में छोड़ा जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है और वाटर बॉर्न डिसीजेज जो है वो इंक्रीज हो रही हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को पॉल्यूशन से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं को बनाया है. अंडर दीज प्लान्स इट इज़ प्रपोज्ड टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन द रिवर. इन प्लान्स के अंदर एक बड़ी संख्या में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाने का प्रस्ताव है ताकि केवल ट्रीटेड सीवेज को ही नदियों में छोड़ा जा सके, डिस्चार्ज किया जा सके. ए विजिट टू अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड इन एनी प्लेस नियर यू वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग एक्सपीरियंस. आप अपने आसपास जहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हो वहाँ पर विजिट कीजिए और आपको बहुत ही रोचक तथा शिक्षाप्रद अनुभव होगा. इससे इंटरेस्टिंग और एजुकेटिंग एक्सपीरियंस होगा. Every city or village produces millions of tons of wastewater. Spent water from residences that carry body wastes, excreta, food remains, and laundry wastes, to name a few. Similarly, industries spew commercial wastes through wastewater. All such wastewater is called sewage. Have you ever wondered where all this sewage produced by us goes? It certainly cannot be just deposited as it is into rivers or the sea. Sewage is first treated by microbes that are naturally present inside it before it can be safely disposed of in rivers and streams to avoid polluting these water bodies. That is why the Ministry of Environment and Forests has produced the construction of a large number of sewage treatment plants under the Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save major rivers like the Ganga and Yamuna. In India, microbes are already treating gallons of wastewater inside several sewage plants around the country every day. Let's take a look at how microbes help in sewage treatment. Microbial treatment of sewage usually takes place in two stages: primary and secondary treatment. In the primary stage, the objective is to remove coarse solids and other large and small particles found in sewage. The first step of primary treatment involves filtration, which is followed by grit removal inside a primary settling tank. All the floating debris is removed by sequential filtration, whereas the grit, such as coarse soil or pebbles, is removed via sedimentation. During sedimentation, most organic and inorganic solids settle, while floating materials like grease and plastic rise to the surface and are skimmed off. The settled solids are called primary sludge, while the floating material comprises primary effluents. Primary effluents are now transferred from the primary settling tank to large aeration tanks for secondary treatment, also known as biological treatment. Secondary treatment aims to reduce organic matter in the effluents. In the aeration tanks, the effluents are constantly agitated mechanically and oxygen is pumped into them. As a result,
aerobic bacteria naturally present in the effluents grow into flocks, which are mesh-like structures formed by groups of bacteria in association with fungal hyphae or filaments. In the presence of oxygen, these growing aerobic microbes consume the organic matter present in the effluents. This secondary treatment reduces the BOD or biochemical oxygen demand of water. BOD is an important measure of water quality. It refers to the amount of oxygen needed by bacteria and other microbes to oxidize all the organic matter in 1 liter of water. The BOD of drinking water should be less than 0.5. However, the BOD of raw sewage can be as high as 600 milligrams per liter. That is, the greater the BOD of wastewater, the more polluted it is. Also, it is an indicator of the amount of organic matter present in water. Secondary treatment is continued till BOD decreases considerably. Once this is accomplished, the effluents are transferred to another aeration tank, where the flocks of bacteria are gradually allowed to sediment. This sedimented part of sewage is known as activated sludge, which is pumped into large tanks called anaerobic sludge digesters. Here, anaerobic bacteria digest the bacteria and fungi present in the activated sludge and produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide, and carbon dioxide. This mixture of gases is also called biogas and is used as fuel since it is inflammable. Methane is the main gas produced from sewage treatment and also serves as fuel. It is used to produce heat in homes and factories. The sludge left after digestion of both aerobic and anaerobic bacteria is used as manure and is called activated sludge. The effluents that now remain from the secondary treatment plant are now fit to be released into natural water bodies like rivers and streams. However, a small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as inoculums for subsequent treatments. Though the amount of sewage produced increases every year with the population increase and rapid urbanization, microbial treatment of sewage remains the most effective method to date. आज हमने चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम एक लास्ट टॉपिक और पढ़ेंगे इस चैप्टर का और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।